So, okay, so I just increased the volume. So, Dr. Sylvester, is it clear now? Okay, fine. So, आज हम एक अशीमा चोपड़ा हैं, उनका कहना है कि सर प्लीज इंक्लूड पाइथन प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स इन टुमारो सेशन. सो अशीमा, मैं एक काम करूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि देयर आर कपल ऑफ साइट्स राइट वेयर यू कैन गो एंड डेवलप प्रोजेक्ट यूजिंग दो साइट्स. देयर आर कपल ऑफ कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी, मिलेंगी आपको, और फिर आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं. आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू, राइट. सो एक वो चीज़ भी कल हम ले लेंगे. प्लीज़ आप मुझे कल रिमाइंड करा देना, और ये बात मुझे आप कल जब बताओगे तो मैं ड्यूरिंग द सेशन आई टेक दैट पार्ट एज वेल. ठीक है. नाउ आज का जो जो है गाइस, जैसा कि हम जब भी सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा बात करते हैं कि आज क्या करने वाले हैं. तो वही है, आज डे 5 है हमारे पास, राइट. एंड आज हम लोग फिर से एक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे. जैसा कि हम लिस्ट में बात कर चुके हैं, हम टपल की बात कर चुके हैं. आज फिर से हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. तो वो एक हमें देखना है. देन विल टॉक अबाउट सेट, और फिर फाइनली वी विल टॉक अबाउट फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे इसको डील करते हैं. तो उसका क्विक इंट्रोडक्शन फाइल हैंडलिंग पर रहेगा. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेशन विल रिवॉल्व अराउंड डिक्शनरी एंड सेट. सो ये तीन एक्शन आइटम्स आज के हैं. और सिल्वर सर ने मुझे आज एक लिस्ट दी है 5 लोगों की. रैंडम लोग हैं वो, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ. इन लोगों ने कॉन्टिन्यूसली सारे असाइनमेंट्स को सबमिट किया है. पूनम जांगिर जी हैं, सचिन कालरा जी हैं, सपना धीमन हैं, अभय कोले सर हैं, और भरत या भारत, मुझे ठीक है नाम लेने में दिक्कत है. सो भरत चेडवाल आई थिंक. सो ये 5 लोग हैं, राइट. सो काफ़ी लोग कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली चीज़ों को सबमिट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं. वो टी के कांटेक्ट में भी रहते हैं. कुछ लोग तो रात में भी टी को 10 बजे 11 बजे तक पिंग करते हैं और पूछते रहते हैं उनसे. सो थैंक्स टू मोहित एंड संजय. सो यहाँ पर ये चीज़ हमारे साथ आज है. और आज हम यस अक्षित, आई अंडरस्टैंड. सो आई अंडरस्टैंड. मैंने इसीलिए बोला था कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है. ऐश्वर्या गणेश भी कह रहे हैं कि ये जो है, तो यहाँ पर ये चीज़ आज हमारे साथ है. सो कुणाल कह रहे हैं कि सर कंप्लीट लिस्ट भी दिखा दीजिए. कुणाल बिल्कुल. सिल्वेस्टर सर अगर मुझे वो पूरी लिस्ट देते तो मैं तुम्हें दिखा देता. एनीवे, ओके नाउ अब हम सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस लिस्ट को निकालने के लिए पांडास करके एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, उसको यूज किया है. ओके. और उसमें एक फीचर होता है सैंपल 5. तो सैंपल 5 क्या करता है, रैंडमली मुझे 5 इंफॉर्मेशन देता है. ठीक ओके, है, पांच रिकॉर्ड देगा सैम. 5. हाँ. ओके. सो सिल्वेस्टर सर ने एक लाइब्रेरी का नाम बताया है, पांडाज. और पांडाज बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है पाइथन में. इसके बिना डेटा एनालिटिक्स के बारे में सोचना भी मत, बेसिकली, अगर ऐसा कह सकते हैं. सो पांडाज इज अ वेरी वेरी पावरफुल. सो ये आज की चीज़ है. और अब हम थोड़ा सा अपने नॉर्मल उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. सो मीत वसानी कह रहे हैं कि टुमारो माय नेम विल श्योरली कम. यस मीत, गुड लक. सो नाउ अब हम आज कुछ नई चीज़ों को देखने वाले हैं. सो गाइस, ऑल सेट ऑलरेडी? कैन यू सी द स्क्रीन विजिबल टू यू? Okay, so Preetham, Sony, Asutosh, Diksha, a lot of people raising hands. Good. Thank you, guys. Now, एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको समझेंगे.
Okay, Svetank, please, get it stable. Guys, मेरे पास फिर से लिस्ट की बजाय मुझे क्या लेना चाहिए? ओके, ठीक है. सो आई टेक ए स्ट्रिंग टुडे. ज़्यादातर केसेस में मैं पिछले 2-3 दिन से लिस्ट के अराउंड ही घूम रहा था. सो मैं आज एक स्ट्रिंग लेता हूँ और उस स्ट्रिंग में यहाँ पर एक मैंने लिया कि लेट से मैंने कुछ लिख दिया ए बी ए सी डी कपल ऑफ इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी. सो एक रैंडम लेटर्स को यूज करते हुए आई हैव टेकन दिस स्ट्रिंग. ठीक है. नाउ मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो क्लाइंट ने मुझे इस तरीके का कुछ इनपुट डेटा दिया है. ठीक है. एंड इस इनपुट डेटा को देने के बाद क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा कि योगेंद्र यार मुझे एक चीज पता करनी है इसमें. बोलो सर. मैंने बोला सर क्या पता करनी है बताओ. कि मुझे ये पता करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर हैं वो लेटर कितनी बार आया है उसका काउंट मुझे चाहिए. आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गाइस? क्लाइंट का ये कहना है कि इस स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनका मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट चाहिए. इसका मतलब वो मुझसे कह रहा है कि ए कितनी बार आया है वो बताओ. राइट. तो 1 2 3 4 5 और 6. सो ए कितनी बार आया है कि साहब ए आया है आपका 6 टाइम्स. राइट. इज इट करेक्ट गाइस? 1 2 3 4 5 6. राइट. राइट. फिर बी कितनी बार आया है वो बताना है. तो बी कितनी बार आया है यहाँ पे? एक तो ये रहा बी. राइट. सो बी इज ओनली वंस. राइट. सो 1 टाइम हियर. सी कितनी बार आया है वो मुझे बताना है. तो आई कैन सी ए बी सी इज आल्सो जस्ट 1 टाइम. डू करेक्ट मी गाइस इफ आई एम रॉन्ग. एंड सी हो गया. बी हो गया. डी कितनी बार है? डी 3 बार है. राइट. तो ये मुझे एक इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देनी है. राइट. कि इसमें जितने भी यूनिक लेटर्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है. कितनी बार ए आया है, कितनी बार बी आया है, कितनी बार सी आया है, कितनी बार डी आया है. इस तरीके का मुझे एक सॉल्यूशन उनको डेवलप करके देना है. सो गाइस, डू did you get the problem statement? Please confirm me if you get it. Okay, cool, thank you. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? राइट. बेसिकली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हम 2 चीजें स्टोर कर पाएं एक साथ. हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हम एक साथ 2 चीजों को स्टोर कर पाएं. हम क्या कर पाएं स्टोर? हम एक तो स्टोर ये कर पाएं कि साहब देखो ए मेरा एक लेटर है. ओके. और वो कितनी बार आया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. राइट. सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ कि मैंने यहाँ पे क्या चीज लिखी है? कॉलन से पहले लिखा है मैंने अपने लेटर का नाम. लेट्स से ए है. और वो कितनी बार आया है वो मैंने कॉलन के बाद लिख दिया. फिर कॉमा लगाया. फिर मैंने दूसरा लेटर जो कि मेरा बी था, राइट, उसको कॉलन. और फिर वो कितनी बार आया? 1. और फिर मैंने यहाँ पे तीसरा जो मेरा लेटर था सी. फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 1 क्योंकि वो एक ही बार आया था सी. और फिर से यहाँ पे डी. राइट. तो ये चीज यहाँ पे. और फिर वो कितनी बार आया है के साथ? 3 बार आया है. सो ये इंफॉर्मेशन है और ये एक पेयर कहलाता है. दिस इज द 1 पेयर गाइस. जो लाइन नंबर 10 पे लिखा हुआ है दिस इज 1 पेयर. 1 पेयर ऑफ व्हाट? 1 पेयर ऑफ की वैल्यू कॉम्बिनेशन. राइट. सो कॉलन से पहले जो चीज लिखी गई है यहाँ पे उसको तो कहते हैं की. और कॉलम के बाद जो चीज यहाँ पे लिखी गई है उसको कहते हैं वैल्यू. सो दिस इज 1 की वैल्यू पेयर. एंड देन अनदर की वैल्यू पेयर कि साहब बी इज द की हियर एंड द 1 उसका जो रिपीट काउंट है, जो फ्रीक्वेंसी काउंट है वो राइट साइड में लिखा हुआ है. फिर ऐसे ही वी हैव 1 मोर रिकॉर्ड ऑफ अ की वैल्यू पेयर. and then we have a 1 more record of key value pair. And
इन सब को हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन क्लब देम टुगेदर. एंड बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चीज अब बन के आई है, राइट, ये चीज जो यहाँ से लेकर के लाइन नंबर 9 पे जहाँ पे करली ब्रैकेट का ओपनिंग है, एंड देन लाइन नंबर 14 जहाँ पे करली ब्रैकेट का क्लोजर है, उसके बीच में हमने 4 रिकॉर्ड्स को मेंशन किया है. लास्ट में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे अब आप देखोगे कि दिस इज वन की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन, दिस इज वन की वैल्यू पेयर, दिस इज वन की वैल्यू पेयर, एंड दिस इज वन की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन, राइट. तो ये चीज यहाँ पर हमारे साथ हुई है. Okay, just a minute, guys. I just lost the text. I should write it back. Somehow I deleted it. Let me check if okay, there is no redo. Oh, I lost it. Okay, anyway. So guys, what I was saying that this is an object, opening of the curly, bracket and the closer. इसके बीच में हमने क्या लिखा था, की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन लिखा था, जिसमें हमने क्या लिखा था कि सब ए कितनी बार आ रहा है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी कितनी बार आ रहा है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी कितनी बार आ रहा है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डी कितनी बार आ रहा है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ऑल दीज 4 आइटम्स आर एक्चुअली की वैल्यू a pair, and this whole object, whole data structure which is seen there is called as dictionary. हम इसको क्या कहेंगे, we call as a dictionary. And basically dictionary Python में एक important data structure है, और उस important data structure में जिस तरीके का information store रहता है उसका जो format है वो एक key value pair combination है. Left side में जो चीज आपको दिखाई दे रही है, this is the key, this is the key, this is the key. So मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ guys. तो मैंने इसको नाम दे दिया dict1 is equal to this. So this is the initialization here, and the name given to this information right now to this dictionary is dict1, right. और अब मैं चाहूं कि क्लाइंट मुझसे ये पूछे, right, मैंने अब अपना डेटा इसमें ऑर्गेनाइज कर लिया है, somehow I'm able to manage my data using this dictionary in a way of key value pair combinations. और अब मैं डेमो के लिए क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट ने बोला कि क्या योगेंद्र रेडी हो गया, कि यस सर रेडी हो गया. तो बोलता है कि अब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या ए का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है. तो मैंने क्या बोला इसको, मैंने यहाँ पे उसको ये बोला कि dict1 मेरी डिक्शनरी का नाम हो गया. अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हुए उस स्पेसिफिक की को स्पेसिफाई कर सकता हूं, उस स्पेसिफिक की को स्पेसिफाई कर सकता हूं जो क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है. तो क्लाइंट ने मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि सब ए कितनी बार आया बताओ. तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा dict1 and then I have specified the key. If I specify the key, I will get back the value corresponding to key A. राइट. अगर मैं इसको रन करता हूं तो आई गेट द वैल्यू 6 हियर ऑन द कंसोल, राइट. इसका मतलब जब भी मैं डिक्शनरी को कोई स्पेसिफिक की दूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, राइट. क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा मुझे एक वैल्यू, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे एक चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है. सो मेरे डिक्शनरी में, राइट, मेरी डिक्शनरी में आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं किसी करस्पॉन्डिंग लेट से मुझे बोला जाए कि साहब बताओ ई कितनी बार आया. अब जबकि ई तो मेरी डिक्शनरी 1 में है ही नहीं, तो लेट्स रन दिस एज वेल, राइट. सो नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या बोला उसने, एक एरर दे दी है, की एरर. इसका मतलब डिक्शनरी ये कह रही है कि ई नाम की तो की उसके पास कोई है ही नहीं. क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि मेरी डिक्शनरी में टोटल कीज कितनी है? यस, आई कैन फाइंड आउट. तो dict1 डॉट कीज, dict1 डॉट कीज ऐसे करके अगर हम कॉल करें तो हमें पता लगेगा कि हमारी डिक्शनरी में जो कीज हैं वो यहाँ पे कंसोल में आउटपुट पे दिखाई दे रही है, राइट. तो आप देख रहे हैं ए, बी और सी. क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हैं? यस, आई कैन डू दैट. dict1 डॉट वैल्यूज, सी दिस गाइस, नाउ सी दिस. So I can see only the values,
राइट। कैन आई सी द बोथ, क्या मैं दोनों को देख सकता हूं? यस आई कैन सी दैट। मैं आइटम्स लिखूंगा जिसमें मुझे की भी मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगा। सो नाउ गाइस सी दिस ऑन द कंसोल। डू यू सी गाइस कि आउटपुट में हमें एक लिस्ट मिली है और उस लिस्ट के अंदर पहला आइटम एक टपल है और उस टपल में भी दो चीजें छुपी हुई हैं, एक की छुपी हुई है, दूसरी वैल्यू, राइट। फिर हमारे पास दूसरा टपल है उस लिस्ट के अंदर, वहां पे भी की वैल्यू छुपा हुआ है जिसमें पहले की लिखी है फिर वैल्यू कॉमा के बाद, राइट। और फिर यहाँ पे की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन, राइट। एंड नाउ एंड देन वी हैव this as well, right? So यहाँ पे मैं dict 1 को एक बार कंपाइल कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने पहले वहाँ पे d को 1 लिखा था, बाद में मैंने इसको 3 चेंज कर दिया था। So if I recompile और like मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो now you will be able to see dict1.items here, see A6, B1, C1 and D, right? So Tanvi Khandal, is that clear to you now, right? आशीष चतुर्वेदी क्लियर है? D3 ही आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से हमने इस चीज को यहाँ पे हैंडल किया है, राइट। नाउ ये जो चीज है यहाँ पर कि हमारे इस केस में जो आप देखोगे str1 में जो मैंने लिया था वो D3 बार है, तो D एक ये रहा, तो D एक्चुअली 3, राइट। सो यहाँ पर हमने ये चीज हमारे साथ हुई है, राइट। सो ये चीज यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये चीज यहाँ हमारे साथ हुई है, ठीक है। नाउ आशीष चतुर्वेदी, वो 1 टाइपो था, मुझसे गलती हुई थी, वहां पे मुझे 3 ही लिखना था लेकिन गलती से मैंने वहां 1 लिख दिया था। आशीष, इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से यहाँ पर हम हमारे साथ चीजें हुई हैं। अब थोड़ा एक और एग्जांपल लूंगा, इतनी जल्दी पीछा छूटने वाला नहीं है डिक्शनरी का, राइट। लेट्स से लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे पर्टिकुलरली कुछ मार्क्स का एक डेटा तैयार करना है। मुझे बताना है कि साहब मैथ्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए। सो लेट्स से मुझे एक डिक्शनरी मेंटेन करनी है जिसमें मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स को एक्सप्लेन करूं। तो क्या गाइज मैं ऐसी डिक्शनरी बना सकता हूं, राइट, जिसमें क्या किया जाए, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स बताना चाहता हूं, राइट। सो एक चीज डिक्शनरी में हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, डिक्शनरी में कीज हमेशा यूनिक होती हैं, कीज हमेशा यूनिक होती हैं। वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, वैल्यूज को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब मैं एक पीसीएम नाम की डिक्शनरी बना रहा हूं। उस डिक्शनरी को बनाने के लिए मेरे पास फिलहाल मैंने ऐसा कुछ किया है, सी दिस। अभी एक डिक्शनरी खाली है और अगर आपको तसल्ली करनी है कि साहब इसका टाइप क्या है, तो मुझे टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके चेक करना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है। तो नाउ गाइस यू कैन सी इट्स अ डिक्शनरी, राइट। अब जहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये चीज लिखनी है कि साहब केमिस्ट्री में मेरे कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिखूंगा पीसीएम, ठीक है, और केमिस्ट्री नाम की मैं एक एक की बना देता हूँ, तो CHEM जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू उसमें कितने मार्क्स आए, सो लेट्स से मैंने बोला आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स आए 67। सो दिस बिकम्स लाइन नंबर 30 पर मैं क्या कर रहा हूं गाइस, लाइन नंबर 30 पर मैं अपनी डिक्शनरी में एक नई एंट्री कर रहा हूं जिसमें की क्या नाम क्या है, कैम है, और वैल्यू कितनी है 67 है। अभी तक मेरी डिक्शनरी खाली है। सो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा, that will create an entry into my dictionary, and if I try to type it in the console, so PCM था एक्चुअली मेरी डिक्शनरी का नाम, so मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए PCM। so now guys can you see कि CHEM में मेरे पास ये चीज आई है, राइट। इसी सिमिलरली I get
लेट्स से फिजिक्स, तो PHY जैसे मैंने कुछ कर दिया, एंड इन फिजिक्स तो मैं बोलता हूँ कि आई वाज गुड इनटू फिजिक्स, सो आई वुड से इट वाज 89, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। एंड PCM के बाद PCM में 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स। तो ना उसकी भी हम एंट्री ऐसे कर देंगे मैथ, और हमने यहाँ पे उसको लिख दिया कि it was 75, right? So now we have, you know, 2 more entries into the PCM, and when you print it, right? So now you can see chemistry, physics and math, right? अब कोई मुझसे कहे, पूछे कि साहब मैथ्स में कितने मार्क्स आए, तो अब मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम, और क्या देना पड़ेगा, मेरी की का नाम। सो PCM मैथ एंड देन इट गिव्स मी मिक्स। अरे नहीं यार, मैथ्स में तो 75 मार्क्स नहीं आए थे, ये तो करेक्शन है, मैथ्स में तो मेरे 70 मार्क्स ही आए थे। अब क्या करूं, अब क्या चेंज कर पाऊंगा डिक्शनरी में? यस, आई कैन मेक ए करेक्शन, राइट। तो कैसे करेक्शन करेंगे? PCM वही करेंगे कि की क्या है, मैथ है, तो मैथ लिख दिया, राइट, और इक्वल टू, इस बार नई वैल्यू जो भी आपको करेक्ट वैल्यू लिखनी है वो लिख दीजिए। उससे क्या होगा, जो पहले 75 लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख जाएगा, 71 लिख जाएगा, राइट। इसका मतलब डिक्शनरी को चेंज किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब डिक्शनरी म्यूटेबल हुई या इम्यूटेबल? गाइस मैंने आपको दिखाया है अभी यहाँ पे कि मैं वैल्यू को चेंज कर पाया, और अगर मैं चेंज कर पाया तो ये इम्यूटेबल का फीचर होता है या म्यूटेबल का फीचर होता है? A lot of people saying mutable, yes, right. Immutable तो मतलब रीड ओनली। चलिए, एक चीज हुई हमारे पास, ठीक है। नाउ अब यहां पर एक और चीज, यार वो मेरा पेपर, मैथ का पेपर लीक हो गया था, वो तो कैंसिल ही हो गया, उसके तो कोई मार्क्स माने नहीं जाएंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, हमारी PCM डिक्शनरी में से उस पूरे रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देते हैं, मैथ वाले रिकॉर्ड को। कैसे कर सकते हैं उसको? DEL, डिलीट करके एक फंक्शन है, और क्या बोलेंगे कि PCM में मैथ लाइब्रेरी नहीं है, मैथ की है। सो PCM में मैथ की के करस्पॉन्डिंग पूरा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस गाइज, एंड नाउ सी what are the entries in my PCM. So here you can see. So guys, PCM में मुझे केम मिला, फिजिक्स मिला, लेकिन मैथ गायब है। तो जैसे ही मैंने उसको ये बोला, राइट, कि मैथ की दे रहा हूं PCM में, डिलीट करो, तो वो साथ में साथ उसने पूरा रिकॉर्ड गायब कर दिया की वैल्यू का। दी तो मैंने की, लेकिन उसने वैल्यू को भी साथ के साथ ही हटा दिया, राइट। तो इस तरीके से I can add key value pair, I can remove key value pair, I can change the values, keys are always unique, right? Can identify, क्या मुझे पता चल सकता है कि मेरे डिक्शनरी में आइटम कितने हैं, तो एलियन फंक्शन का यूज कर सकता हूं, और क्या बोलूंगा उसको, PCM की लेंथ बताओ, तो वो मुझे क्या देगा, 2 क्यों? क्योंकि अब फिलहाल उसमें 2 की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन की बचे हैं, एक ये की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन और दूसरा की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन ये है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे चेंजेस अपनी डिक्शनरी में कर सकता हूं। अब वैल्यू, फिलहाल जैसे कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू दी है, अब वैल्यू को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वैल्यू को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक आगे थोड़ा सा इसमें अपडेट करना चाहता हूँ PCM डिक्शनरी में, कि साहब केमिस्ट्री के तो 2 टेस्ट हुए थे, राइट, और उन दोनों टेस्ट का जो टोटल था वो 67 था। तो क्या मैं अलग अलग मार्क्स को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि साहब एक में तो लेट्स से मेरे पास आए थे 30, और दूसरे में आ गए मेरे पास 37, राइट। क्या ऐसा किया जा सकता है? यस, ऐसा कर सकते हैं। तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, PCM, राइट, और फिर कैम करके मेरी की का नाम, और इस बार मैं 2 मार्क्स कैसे लिखूं? 2 मार्क्स लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू में एज ए लिस्ट लिख सकता हूं, और पहली एंट्री में 30 बोल दूंगा और दूसरी एंट्री क्या बोलूंगा, 37। तो इस बार मैं 67 को मैंने ब्रेकअप कर दिया है, और ब्रेकअप लिखने के बाद अलग अलग मार्क्स को मैंने एज ए क्या कर दिया है,
वैल्यू कर दिया है। सो नाउ यू गाइस सी कि अब मेरे पास पीसीएम में जो एंट्री है वो इस तरीके से है, ठीक है। और अगर मुझे पता करना है, राइट, और अगर मुझे पता करना है कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए तो मुझे लिखना पड़ेगा, और लिखूंगा तो मुझे पूरी वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू इस बार मिलेगी मुझे लिस्ट की फॉर्म में। और अगर आपको पता करना है कि पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो अब मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट एक लिस्ट है। तो अगर मुझे पहला आइटम चाहिए इस लिस्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स 0 लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों चीजें यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहां से यहां तक तो ये बताया जा रहा है कि पीसीएम में से केमिस्ट्री के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज पिक करनी है। वो उठाने के बाद ये जो सेकंड चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो स्पेसिफाई करेगा कि वहां से जो आउटपुट में लिस्ट आई है उसका सिर्फ इंडेक्स 0 वाली वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं यहाँ ये चीज कैसे कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी आई गॉट ओनली 30, राइट। तो इस तरीके से आई कैन रीच आउट टू स्पेसिफिक। अब एक और एडिशन हो सकता है इसमें कि साहब ये आपने लिस्ट में 2 मार्क्स तो दे दिए, 30 भी दे दिया, 37 भी दे दिया, तो समझ में नहीं आ रहा कि 30 किसके हैं और 37 किसके हैं। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर 30 तो आपके मिड टर्म 1 में आए थे और 37 मिड टर्म 2 में आए थे? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, वी कैन डू दैट। सो अगर वी कैन डू दैट तो हमें उसको चीज को कैसे मेंशन करना पड़ेगा गाइस? नाउ अब उसको समझ लीजिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पीसीएम केमिस्ट्री, ये मेरा की हो गया, इज इक्वल टू, अब आप देखिए इस बार मैं वैल्यू में जो लिखने का तरीका है उसको मैंने और थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। पहली बार मैंने शुरुआत की थी एक सिंपल नंबर से, राइट। फिर दोबारा मैं जब गया तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरीके से डाली, राइट। इस बार मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूं कि भैया मिड टर्म 1 में कितने आए, मिड टर्म 2 में कितने आए। तो मिड टर्म 1 में कितने आए तो फिर से की वैल्यू पेयर बन गया कि मिड टर्म, राइट, MT1 को की बना दूंगा और 30 को वैल्यू बना दूंगा, MT2 को की बना दूंगा और 37 को वैल्यू बना दूंगा, ऐसा लिखने के लिए। तो इसका मतलब मैं वैल्यू में फिर से एक डिक्शनरी को स्पेसिफाई कर सकता हूं, और अगर डिक्शनरी को स्पेसिफाई कर रहा हूं तो एक की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन चाहिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा MT1 becomes the key and then we have a column। फिर हमने मार्क्स लिख दिए, तो ये तो हो गई हमारे फर्स्ट एंट्री। फिर हमने कॉमा लिखा और इस बार फिर से एक की लिखी MT2, और हमने फिर से कॉलन लिखा और इस बार मार्क्स हमारे कितने आए, 37 आए। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दिया है। सो नाउ आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी इट। सो नाउ गाइस, डू यू सी कि ये तो हो गया हमारा की का रिप्रेजेंटेशन, और हमने राइट साइड में उसको किस तरीके से उसको वैल्यूज देनी है वो हम यहाँ पे कर पाए हैं। अब इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे लिखा, सो नाउ यू कैन सी माई PCM डिक्शनरी as this entry. So now you can see guys, chemistry के corresponding I have one more dictionary inside. So guys, this becomes kind of an example of what? A nested dictionary. Dictionary within dictionary kind of stuff it is, right? So it becomes a nested dictionary. अब मुझे आप क्या वो नोटेशन चैट विंडो में लिख के दे सकते हैं कि अगर मुझे ये पता करना है कि केमिस्ट्री के MT2 में मेरे मार्क्स कितने हैं तो मुझे क्या सिंटैक्स लिखना चाहिए? गाइस, गिव मी द सिंटैक्स। व्हाट शुड आई राइट टू गेट कि केमिस्ट्री के MT2 में मेरे मार्क्स कितने? मैं कैसे स्पेसिफाई करूं उस चीज को, so that I only exactly get those 37 marks. A lot of people, Mahat, Vijay, right? Shreyans, Tanvi, okay. Now, अब आप देखो जरा यहाँ पे PCM में मैंने केमिस्ट्री दिया तो क्या मिला? MT1 30, MT2 37। मुझे सिर्फ MT2 में इंटरेस्ट है, राइट। अब MT2 में अगर इंटरेस्ट है तो क्या मैं इंडेक्स कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि अगर 0 इंडेक्स की वैल्यू पता करनी है इसमें तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? 0 क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज आप आउटपुट में देखो गाइस, यहाँ पे इस आउटपुट में देखो, इसका जो आउटपुट है वो एक लिस्ट नहीं है, एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी में हम ऐसे इंडेक्स नहीं देते हैं। डिक्शनरी में अगर आपको वैल्यू पिक करनी है तो यू नीड टू स्पेसिफाई द
की, इसलिए 0 की जगह मुझे राइट की को स्पेसिफाई करना जरूरी है। और राइट की क्या है मेरी, इस केस में मेरी राइट की है MT2। इसका मतलब ये वाली की तो PCM से डेटा पिक करके ला रही है, और ये वाली की उस केमिस्ट्री के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रिटर्न आई है, जो अभी भी एक डिक्शनरी है, उसका की बता रही है। तो आई विल ओनली गेट 37 if I specify this. So guys, is that clear to you? Is that clear to everyone guys? Dictionary, जिन लोगों को कुछ C++ या C से प्यार है वैसे वहां पे जान सकते हैं कि ये कुछ कुछ कहानी एसोसिएटिव एरेज के जैसी दिखती है। एसोसिएटिव एरेज, राइट? There is a concept of called associative arrays. I think this concept comes in operating system too. As a theory काफी आता है वहाँ पे। थ्योरी जो हम पेपर भर भर के आते हैं ना, किताबों कॉपियाँ, वो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे चीज़ें हमारे पास हैं। And now I will take the final example, right? Now I will take the final example regarding a dictionary, जो आपको और नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी लेके आएगी, और वो उन काफी सारे सवालों का जवाब भी देगी जिन लोगों ने अभी तक पूछा और मैंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या पूछा था पहले अब ये सुनो। ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके फाइन। और फिर मैंने मैनुअली चीजों को पढ़ते हुए ये एक डिक्शनरी क्रिएट की थी। मैनुअल थी ना ये, तो मैंने काउंट किया भाई ये कितनी बार है या बी कितनी बार है, राइट? या आप ज्यादा से ज्यादा ये कर लेते कि साहब यहाँ पे आपको अगर काउंट पता करना है ए का, तो str1 डॉट काउंट लगा दो और दे दो ए कितनी बार है, तो ये भी 6 ही देगा। बट अल्टीमेटली फिर भी आपको डिक्शनरी तो इस तरीके से मैनुअली क्रिएट करनी पड़ी। क्या हम इस डिक्शनरी को प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम इस डिक्शनरी को ऑटोमेटेड वे में क्रिएट कर सकते हैं? कि क्या हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जो खुद ही चेक करे कि इस स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर लेटर कितनी बार आया, और फाइनली हमें डिक्शनरी इस फॉर्म में प्रिंट हो जानी चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनिशियली, राइट, initially this is my string, so I copy it here to better explain things, and this is my dictionary dict1, which is initially blank, right? Using these two stuff, str1 and dict1, which is initially blank, मैं क्या पाइथन में एक ऐसा कोड लिख सकता हूं जिससे कि मेरी डिक्शनरी फाइनली ऐसी दिखने लग जाए। गाइस, इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आया? कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा भी था। ओके, नाउ अब इसको कैसे करेंगे उस चीज को आप समझिए। हो सकता है रिचा मैम आप एक बार देखेंगी होते हुए, तो शायद हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं आए तो आप मुझे फिर बताना, मैं डिस्कशन में इसको लूंगा, ठीक है? नाउ अब इस चीज को समझिए आप कि क्या होने वाला है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे अब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं एक काम करता हूं, उसका काम को समझिए क्या हो रहा है। मैं इस str1 के लेटर्स को एक एक करके पढ़ता हूं, और एक एक करके पढ़ने के लिए आई नीड अ लूप, राइट? तो मैं अब यहाँ पे लूप चला रहा हूं। तो कैसे चलाएंगे उसको? फॉर ईच आइटम इन str1, ठीक है? और मैं प्रिंट आइटम करूं नॉर्मली जैसा करते ही हैं स्टार्टिंग में, तो वो तो एक सिंपल नॉर्मल लूप हो जाएगा, नथिंग, नॉट अ बिग डील। सो ए बी बी एक एक करके प्रिंट हो, ठीक है? फिलहाल हमें इस प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ और करने आए हैं यहाँ पे, वो करते हैं। देखो अब क्या करना है। मैं ये चेक करता हूं कि जब ये मेरा लूप चल रहा है, पहली बार लूप चलेगा तो आइटम में क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है? मैं अब ये देखता हूं कि क्या ए मेरी डिक्शनरी में है, राइट? सो आई एम गोइंग टू रन अ इफ कंडीशन। इफ आइटम नॉट इन dict1, इसका मतलब क्या है कि अगर भैया आइटम मेरी dict1 में नहीं है, और अगर ये लूप पहली बार चल रहा है तो आइटम में क्या है? ए। तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या ए
डिक्ट वन में है। अरे डिक्ट वन में कहां से होगा, डिक्ट वन तो अभी खाली पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं है और लूप पहली बार चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, अगर खाली है डिक्शनरी और ए उसमें पहले से नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक की वैल्यू पेयर हम क्रिएट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिक्ट वन और क्या लिखूंगा, आइटम को की बना दूंगा और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दूंगा, वन दे दूंगा गाइस। सो मैं सिंपली यही कह रहा हूं कि इफ आइटम नॉट इन डिक्ट वन, डिक्ट वन में उसको एज ए की एंटर करो और वैल्यू वन से सेट करो गाइस। नाउ लेट्स इसी कोड को सिर्फ रन करके देखते हैं एंड सी व्हाट कम्स एज ए आउटपुट। सो लेट्स सी इन द डिक्ट वन। डिक्ट वन का आउटपुट देखो कंसोल पे गाइस, इसमें क्या दिखा रहा है, A1 है, B1 है, C1 है, D1 है। इसका मतलब एक काम तो सही हो गया है कि ए की एंट्री हो गई एज ए की, बी की एंट्री हो गई एज ए की, सी की एंट्री हो गई एज ए की और डी की एंट्री हो गई एज ए की। यही 4 यूनिक लेटर थे हमारे पास, तो एंट्री की तो करस्पॉन्डिंगली सही हुई है। लेकिन यू नो गाइस, डू यू सी माय स्क्रीन? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर। ओके, थैंक यू गाइस। सो इतना काम करने से एक काम तो अच्छा हो गया है कि मेरी कीज की एंट्री करस्पॉन्डिंगली सही हो गई है। 4 ही की बननी थी उस स्ट्रिंग से और 4 की बन चुकी हैं। लेकिन एक काम अभी भी गड़बड़ है और वो गड़बड़ ये है कि यार वैल्यू सही नहीं आ रही है। 111 इनिशियलाइज हो गई है सब जगह। अब देखो कि वो क्यों नहीं सही आया। अब देखो यहाँ पे पहली बार लूप चला तो आइटम में ए था, राइट, आइटम में ए था तो हमने ए की बना दी और 1 हो गया। दोबारा लूप चला तो आइटम में फिर से ए आया, राइट। तो अब जब फिर से आया तो ऑलरेडी एंटर है ए में, तो डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी में ए ऑलरेडी एडेड है। तो अब ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी, इफ कंडीशन फेल हो जाएगी तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। फिर तीसरी बार लूप चला तो इस बार आइटम में बी आया, बी डिक्ट वन में नहीं है तो फिर से बी की एंट्री हो गई, राइट। फिर तीसरी बार चला इस तरीके से, तो सब एंट्रीज तो हो गई हैं लेकिन हमेशा हमें वैल्यू 1 ही मिलता है। अब हमें इसका एक एल्स पार्ट लिखना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हमें वो चीज लिखनी चाहिए कि क्या होगा अगर वो लेटर पहले से ही डिक्शनरी में है। क्योंकि ये कंडीशन तो इसलिए लिखी गई थी कि अगर नहीं है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो हम पहली बार उसको एज ए की ऐड कर रहे हैं एंड वी आर सेटिंग इट टू 1। अगर वो पहले से ही लेटर एडेड है तो सिंपली काम हम ये करेंगे, उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि तो है पहले से ही एडेड है। तो अगर हमें वो लेटर दोबारा मिला है, इसका मतलब दोबारा मिलने पर सिर्फ वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, की तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि की तो पहले से ही बनी हुई है। तो अब एल्स में वही चीज हम लिखेंगे। अब वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, पहले तो वैल्यू निकलते कैसी है, वैल्यू निकलती है ऐसे, ठीक है साहब, समझ में आ गई। फिर इसमें क्या ऐड करना है कि साहब 1 ऐड करना है। बोलो साहब ये तो हो गई टोटल वैल्यू, बट अब इसको असाइन कहाँ करना है, एक की के करस्पॉन्डिंग तो असाइन करेंगे हम इस तरीके से कि साहब अब इसको असाइन ऐसे कर दो। नाउ दिस इज द वे टू increment the value in a dictionary. So now you guys see कि ऐसा करने से अब क्या हुआ। So let's run this loop again and now हमने इसको रन किया। रन करने के बाद अब हम देखते हैं डिक्ट वन में क्या आया है। Now you see we get A6, B1, C1 and D. Guys, is that okay with you, that how come we have used a looping mechanism and if else mechanism to see कि की एंट्री होनी चाहिए या फिर वैल्यू का इंक्रीमेंट होना चाहिए? Is that clear guys? So this is the way that programmatically we were able to able to create our dictionary with the right data. No Akshat, no, it will not, right? तो इस तरीके से ध्रुव अरोरा कह रहे हैं सर वाओ सर ग्रेट सॉल्यूशन। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको यूज किया, गाइस, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कपल ऑफ न्यू आइटम्स। विक्रम गुप्ता कह रहे हैं awesome way to take exam. Thank you Vikram. Okay, so now we are on set guys.
सेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेट में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। सेट फिर से एक डेटा स्ट्रक्चर है गाइस, सेट फिर से एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, और ये हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, राइट। ये हम ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ये चीज पढ़ते आए। नो मालविका, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो डीएमएस सब्जेक्ट हुआ करता था, अगर आपको ध्यान है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेट को कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझ लीजिए। सेट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सेट एक तो हमेशा यूनिक वैल्यूज को ही होल्ड करते हैं, दे ऑलवेज होल्ड यूनिक वैल्यूज, राइट। सो यूनिक वैल्यूज ओनली। दूसरा, दे आर अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, राइट। इसका मतलब अनऑर्डर्ड का मतलब जिस ऑर्डर में आपने इनिशियलाइज किया है, हो सकता है प्रिंट करने के टाइम पे वो ऑर्डर नहीं दिखे। अभी तक जब भी हम कोई इनिशियलाइज करते थे, चाहे लिस्ट, चाहे टपल, चाहे डिक्शनरी, जिस ऑर्डर में देते थे वो ऑर्डर मैनेज हो रहा था प्रिंट के टाइम पे भी, लेकिन सेट के केस में हो सकता है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंडेक्सिंग का यहाँ पे काम नहीं है, राइट। सो नो इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्स अगर मैनेज कर पाते तो ऑर्डर भी मैनेज कर लेते, क्योंकि इंडेक्स मैनेज नहीं हो रहा है इसीलिए वो अनऑर्डर्ड हो गया है। सो इट इज unordered collection of unique items, that's what Kunal Goyal says, ठीक है। सो इस तरीके से ये चीज हमारे पास हुई है, ठीक। नाउ अब सेट को डिफाइन कैसे करते हैं उसको समझिए। मेरे पास एक सेट है 1 2 3, सो दिस इज माय सेट गाइस, ठीक है। वैसे आप देख रहे होंगे कि हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज किया है, तो ये डिक्शनरी होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के साथ साथ डिक्शनरी में अंदर क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर होते हैं, जबकि इसमें की वैल्यू पेयर नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है 1, 2, 3, इट वुड बी अ सेट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हुई है गाइस, राइट। हाँ, अगर आप खाली सिर्फ इतना लिख दोगे S1 तो ये डिक्शनरी मानी जाएगी, ठीक है, देन इट इज ए डिक्शनरी। लेकिन अगर ऐसा लिख दोगे देन इट इज ए सेट, ठीक है। तो क्या हम खाली सेट नहीं बना सकते? यस, खाली सेट बना सकते हैं अगर हम ये लिखते हैं तो, राइट, देन इट इज ए एम्प्टी सेट। गाइस क्लियर? दो तीन मैंने चीजें बताई हैं, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। सो ये चीज हमारे साथ यहाँ पे हुई है। सो नाउ वी हैव गॉट ए सेट, तो ये हमारे पास सेट S1 हो गया, ठीक। एक और S2 ले लेते हैं सेट, जिसमें हमने लिखा 2, 3, 4, ये लिख दिया, ठीक। नाउ अब मैं तीन स्पेसिफिक ऑपरेशंस के बारे में आपको बताऊंगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला हिस्सा है वैसे। S1 डॉट यूनियन, S1 डॉट यूनियन विद S2, S1 का S2 के साथ यूनियन, तो देखें आउटपुट में क्या आया है, 1 2 3 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन हियर? हम ये कह रहे हैं कि S1 का ज्वाइन करो S2 के साथ, यूनियन बनाओ। तो यूनियन में मतलब सब कुछ मिक्स कर दो, इनको भी मिक्स कर दो और इनको भी मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएंगे। 1 2 3 पहले से मिक्स हो गए, फिर 2 3 4 S2 से आ गए, बट क्योंकि हमेशा यूनिक ही लेंगे, राइट, तो 2 3 भले ही रिपीट हो रहे हैं दोनों जगह, लेकिन यूनिक डेफिनेशन की वजह से आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही बार दिख रहा है वहां पे, तो 1 2 3 एंड, राइट। सो हर्षवर्धन नहीं, यूनियन में कॉमन नहीं होता, यूनियन में सब कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? S1 डॉट यूनियन S2, राइट, ओके। ऐसे ही एक और होता है S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। अब इंटरसेक्शन का मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज जो S1 में भी हैं और S2 में भी है, मतलब कॉमन। तो ऐसे कैसे कैसे वैल्यूज हैं हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि S1 में भी हैं और S2 में भी हैं, जरा बताओ जरा। ऐसी वैल्यूज तो दो ही दिख रही हैं, 2 और 3, तो वो हमें आउटपुट में मिली, ठीक है। नहीं सत्यनारायण, 2 और 3 है, 2 नहीं, ठीक है, यस, ओके, या गॉट इट। अब एक और
मेथड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंस, ठीक है, और डिफरेंस विद S2, मतलब S1 का S2 के साथ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब वो सेट ऑफ वैल्यू जो S1 में तो है लेकिन S2 में नहीं है, मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज जो S1 में तो हैं लेकिन S2 में नहीं है, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी ऐसी केस में? क्या 1 S1 में तो है लेकिन S2 में नहीं है तो आउटपुट में आना चाहिए, 2 S2 में है तो आउटपुट में नहीं आएगा, 3 आउटपुट में नहीं आएगा बिकॉज 3 उधर भी है। तो 1 ही एक ऐसा आइटम है जो S1 में तो है लेकिन S2 में नहीं है। गाइस ध्यान दीजिए, इसका आंसर 1,4 नहीं आएगा। 1,4 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 4 S1 में है ही नहीं, और मैंने इंटरसेक्शन में आपको डिफरेंस में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको डिफरेंस में ये बताया कि डिफरेंस हमें क्या देता है कि जो चीजें S1 में तो हैं लेकिन S2 में नहीं है। अगर मैं इसी चीज को उल्टा लिख दूं तो क्या होगा गाइस? S2 डॉट डिफरेंस विद S1। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि गिव मी दो सेट ऑफ वैल्यूज विच आर इन S2 बट नॉट इन S1, राइट? वो सेट ऑफ वैल्यू जो S2 में तो है लेकिन S1 इसमें क्या होगा? इस केस में वी विल गेट द 4। तो डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है इस केस में कि आप S1 को पहले ले रहे हैं या S2 को पहले ले रहे हैं, ठीक है? मैं चाहूं तो सेट में नया आइटम ऐड भी कर सकता हूं, तो कैसे लिखते हैं उसको? S1 डॉट एड, लेट्स से मैंने 10 लिखा, ठीक है, S1 डॉट एड 10, तो S1 में एक नई एंट्री होगी गाइस 10। मैं चाहूं तो वैल्यू रिमूव भी कर सकता हूं, लेट्स से S1 dot remove, let's say I want to remove 3, so it will remove 3 from S1. So now you guys see what is 1 to 10, ठीक है? तो इसका मतलब सेट को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मैंने बेसिक चीज़ों को बताया है कि सेट के बारे में किस तरीके से। इसका कई बार एक अच्छा सा कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है आपके पास और उस लिस्ट में कपल ऑफ आइटम्स हैं इस तरीके से 1 2 3 1 3 4 1 2 3, कुछ ऐसे रैंडमली मैंने डाल दिया, ठीक है? मुझे इस लिस्ट में से सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, मतलब आई नीड द वैल्यूज जिनका कोई रिपीटिशन ना हो रहा हो। यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है इस लिस्ट में? 1 एक यूनिक वैल्यू है, 2 एक यूनिक वैल्यू है, 3 एक यूनिक वैल्यू है, 4 एक यूनिक वैल्यू है, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं सेट के अंदर। तो हमने सेट के अंदर टाइप कास्ट किया, जब सेट के अंदर टाइप कास्ट किया तो यूनिक वैल्यूज ही मिलेंगी, लेकिन आउटपुट में भी सेट ही आया है, आउटपुट में भी सेट आई है, लेकिन आउटपुट मुझे तो चाहिए लिस्ट में। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको फिर से लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकता हूं। तो मैंने एक टाइप कास्टिंग और कर सकते हो, बैक टू बैक 2 टाइप कास्टिंग हुई गाइस। पहले लिस्ट 1 को सेट में कन्वर्ट किया, उसकी वजह से यूनिक वैल्यूज मिल गई, बट क्योंकि आउटपुट सेट में था तो फिर से मैंने उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। सो दिस टाइम आई विल गेट द वैल्यूज। इस तरीके की चीजें हुई गाइस। गाइस इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कैसे क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें ऐसे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको मैं क्विकली लूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं लूंगा। Indexing is not allowed. So guys, if you want to print something like that S1 at index 0, let's see what it says. देखिए टाइप एरर आ गया है, राइट? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, मतलब इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड इन सेट। श्वेतांग, अभी तक हम बहुत जगह इंडेक्सिंग से खेलते आए थे, स्ट्रिंग के केस में भी, लिस्ट के केस में भी, टपल के केस में भी, राइट? सो नाउ इस तरीके से ये चीज यहाँ पे, यस प्रियांशी यू कैन डू दैट। सो इस तरीके से श्वेतांक, इज दैट क्लियर टू यू? स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड। अब हम थोड़ी सी आगे और चर्चा करेंगे 10 मिनट, जिसको हम नाम दिया है फाइल हैंडलिंग। सो अब हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं गाइस, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है? तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि भैया एक कोई फाइल है,
कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई इमेज हो गई, इस तरीके की। उस फाइल से डेटा हमें रीड करना है अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को फाइल हैंडलिंग कहेंगे। या हमारे पास पाइथन प्रोग्राम में कुछ डेटा जनरेट हुआ है, अब हम उसको कहीं पे सेव करना चाहते हैं, कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, किसी फाइल में लिखना चाहते हैं, तो वो केस भी फाइल हैंडलिंग है। इसका मतलब फाइल हैंडलिंग में प्राइमरली दो चीजें हो रही हैं, या तो फाइल से डेटा रीड किया जा रहा है या फाइल में डेटा राइट किया जा रहा है। रीडिंग और राइटिंग द डेटा टू अ फाइल, right, is known as file handling in any programming language. This is not something specific to Python, but this is a concept which is agnostic to any programming language. This is allowed in C, this is allowed in Java or whatever. So syntax may be different, but the concept remains same. This is all about reading and writing the data from file. ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं, दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे गाइस। सो लेट मी क्रिएट ए फाइल फर्स्ट। सो मैं फाइल पे गया, न्यू फाइल पे ऑप्शन मुझे मिला है। न्यू फाइल पे जब मैं गया हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। और अब मैं एक काम करता हूँ, लेट मी राइट कपल ऑफ सिटी नेम्स हियर। सो आई राइट लेट्स से सिटीज इन राजस्थान। सो जयपुर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, राइट। बीकानेर, मिष्ठान भंडार तो सब जगह रहता है, ये उसका लिख लेते हैं। और जोधपुर, सो जोधपुर कचौरी वाले। सो नाउ यू गाइस हैव दीज सिटी नेम्स, राइट। सो ये 4-5 सिटीज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये .py फाइल नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी ए टेक्स्ट फाइल, क्योंकि मैंने सिंपली नाम लिखा है, पाइथन का कोड नहीं है। तो मैं इसको सेव एज करने वाला हूँ। सो मैंने इसको सेव एज किया और सेव एज करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है। ये देखें, इसको मैं सेव एज दूसरे नाम से करता हूँ। तो लेट मी राइट दिस फाइल नेम एज सिटीज़। तो cities.txt कर देते हैं इसका, cities.txt हो गया। तो आप देखो ये यहाँ पे दिखनी चाहिए फाइल, कहीं पे cities.txt दिख रही है गाइस, कहीं पे do you see that? ये रही, राइट, cities.txt यहाँ पे है हमारे पास। अगर मैं इसमें यहाँ से बंद भी कर दूँ तो आई शुड बी एबल टू सी दैट। नाउ मैंने डबल क्लिक किया तो फाइल वापस से ओपन हो गई है टैब में, ठीक है। अब ये cities.txt फाइल बन तो गई है, मैं चाहता हूं कि क्या मैं यूजिंग अ पाइथन कोड मैं इन नामों को अपने पाइथन कोड से पढ़ सकता हूं। तो अब उसके लिए मुझे पाइथन की फाइल में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया तो अब मुझे सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो ये है कि पहले फाइल के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे हम जब भी रिमोट से कुछ डेटा पढ़ रहे होते हैं, या हमारी पेटीएम ऐप है, जब तक इंटरनेट नहीं होता है, जब तक वो सर्वर से कॉन्टैक्ट नहीं करती है, राइट। या हम किसी डेटाबेस से जब बात करते हैं तो डेटाबेस से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। सो हाउ टू मेक ए कनेक्शन विद दिस फाइल, तो उसके लिए हमें एक मेथड कॉल करना पड़ता है, ओपन। ओपन हमसे दो चीज़ें मांगता है, गिव मी द फाइल नेम जो ओपन करनी है। तो हमने बोला कि यार मेरी फाइल का नाम तो भाई cities.txt है। बोला ठीक है भाई। फिर वो पूछता है कि यार रीड करना चाहते हो इसमें या राइट करना चाहते हो। तो मैंने बोला यार हम तो फिलहाल रीड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो हमने उसको दूसरा पैरामीटर भी दे दिया, आर स्टैंड्स फॉर रीड द डेटा। इसको जनरली हम कहते हैं मोड। व्हाट इज द मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग? डू यू वांट टू रीड और डू यू वांट टू राइट? आई से आई वांट टू रीड, सो आई विल से आर। अगर राइट करना होता तो आर की जगह क्या लिखते? W लिखते, राइट। तो फिलहाल हमें रीड करने में इंटरेस्ट है। अब हमारा पास ये कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट इस कनेक्शन का कोई हैंडलर भी होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि हमारे हैंडलर का नाम है fp। तो fp इज इक्वल टू ओपन दिस, राइट। तो अब हमने अपना कनेक्शन तो ओपन कर लिया, आप देख रहे हैं बिना एरर के कोई अब हमने डेटा रीड करना है हमको। तो अब हम यहाँ से डेटा रीड करेंगे कैसे? fp.read करके एक मेथड मैंने कॉल किया है गाइस। fp.read करके एक मैंने मेथड कॉल किया यहाँ पे। तो अब देखो जरा, प्रिंट क्यों यूज किया? प्रिंट इसलिए किया कि fp.read से जो भी रीड हो उसको प्रिंट करवा देते हैं, राइट। सो नाउ तो ये चीज हमारे पास ये हुई है, ठीक है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे काम किया, देखा गाइस कंसोल पे मेरे पास नाम आ गए सिटीज के। जब आप नाम पूरा लिख लो, मतलब आप पूरा रीड कर चुके हो, तो आपने देखा रीड मेथड क्या कर रहा है। रीड मेथड एक ही बार में फाइल के सारे कंटेंट को रीड करके लेके आ गया है। जब आपका काम हो जाए तो क्या कर दो, कनेक्शन को क्लोज कर दो, तो वी क्लोज द कनेक्शन। राइट, तो एक तो हो गया रीड मेथड। इसी को मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह, वहां पे मैं दूसरे मेथड की चर्चा करूंगा। रीड तो सब कुछ एक साथ रीड कर लेता है, मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ इस केस में गाइस। अब मैं रीड की जगह एक दूसरे मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है रीड लाइन। क्या नाम है, रीड लाइन। अब आप देखो रीड लाइन क्या कर रहा है। तो कनेक्शन तो मैंने ओपन कर लिया और अब मैं कॉल कर रहा हूं रीड लाइन को। रीड लाइन एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है, इसीलिए आउटपुट में सिर्फ जयपुर दिखा। ठीक है, अब जैसे ही मैं दोबारा रीड लाइन को कॉल करूंगा, राइट, मैं दोबारा रीड लाइन को कॉल करूंगा जैसा कि लाइन नंबर 101 पे कर रहा हूं, तो अब ये फिर से एक लाइन पढ़ेगा और वो लाइन पढ़ेगा जो जयपुर से नेक्स्ट लाइन है। तो अब नाउ इट विल रीड कोटा। ठीक है, मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा तो कोटा के बाद जो तीसरी लाइन है वहां से डेटा रीड होगा, तो नाउ इट विल रीड बूंदी। सो दिस वे रीड लाइन ओनली रीड्स वन लाइन एट ए टाइम। ठीक है, एंड देन अगर आपका रीड लाइन खत्म हो जाए कि नहीं साहब मुझे तो सिर्फ 2 ही लाइन पढ़नी थी शुरू की, या 3 लाइन पढ़नी थी, तो आपको 3 बार रीड लाइन करना पड़ेगा एंड देन यू क्लोज द कनेक्शन विद द फाइल। नाउ यू क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, देयर इज वन मोर मेथड एज वेल गाइस, देयर इज वन मोर मेथड। तो अब उस मेथड को कैसे करेंगे, मैं फिर से आपको उस तीसरे मेथड की बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फिर से कनेक्शन ओपन किया है। ठीक, और इस बार जो मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ वो रीड लाइन्स है। राइट, रीड लाइन्स क्या करता है, रीड लाइन पूरी फाइल को रीड करेगा, लेकिन रीड करने के बाद उसको लिस्ट की फॉर्म में दिखाएगा। तो देखें जरा, एक तो आपको देख लेते हैं लिस्ट की फॉर्म का मतलब क्या है। देखो जरा, जैसे मैंने रीड लाइन किया तो आउटपुट में दिख रहा है आपको एक लिस्ट है, तो दिस इज द लिस्ट गाइस। और लिस्ट में जितने भी आइटम है वो अपने आप में एक वन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पहला आइटम फर्स्ट लाइन, न्यू लाइन दिख रहा है, जयपुर के बाद न्यू लाइन। न्यू लाइन क्यों, क्योंकि जयपुर लिखने के बाद मैंने उस टेक्स्ट फाइल में एंटर मारा था, इसलिए दिख रहा है न्यू लाइन। फिर कोटा न्यू लाइन, फिर बूंदी न्यू लाइन, फिर बीकानेर न्यू लाइन, फिर जोधपुर न्यू। राइट, तो इसका मतलब 3 ही मेथड है रीड करने के पाइथन से किसी फाइल को। एक तो रीड मेथड जो एक बार में ही सब कुछ रीड कर लेता है, रीड भी किस फॉर्मेट में करता है, एज ए स्ट्रिंग। फिर दूसरा मेथड था रीड लाइन जो पढ़ता तो स्ट्रिंग की फॉर्म में है लेकिन एक बार में एक ही लाइन पढ़ता है, वो चलो वो भी बात मान ली, ठीक है। फिर तीसरा मेथड था रीड लाइंस जो क्या करता है, इस बार डेटा पढ़ेगा लिस्ट की फॉर्म में, और उस लिस्ट में जितने आइटम होंगे वो क्या आइटम होंगे कि पहली लाइन करस्पॉन्ड्स टू वन आइटम एंड द सेकंड लाइन करस्पॉन्ड्स टू नेक्स्ट आइटम एंड द सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 मेथड हैं। क्या मैं लिख भी सकता हूं, यस आई कैन राइट एज वेल। तो राइट करने का तरीका क्या होगा कि साहब, राइट करने का तरीका होगा ओपन, फाइल का नाम दो, लेट से फाइल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट .txt। अब student.txt पहले से कहीं है ही नहीं उस फाइल में, आपने देखा होगा इस डायरेक्टरी में कहीं पे भी नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो क्या करेगा, ये एरर देगा, नहीं एरर नहीं देगा, ये क्रिएट कर देगा। अगर आपकी फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो क्रिएट कर देगा। अगर आप W मोड में इसको ओपन करेंगे, अगर रीड मोड में ओपन करेंगे तो कह देगा कि नहीं साहब स्टूडेंट नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है। हाँ, अगर आपने W मोड में इसको ओपन किया तो फिर वो अपने आप क्रिएट कर देगा और इनिशियली में फाइल होगी ब्लैंक। तो अब हम यहाँ पे fp इज इक्वल टू ओपन करके देखते हैं गाइस। अब आप देखो जरा ये फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई है, पता चलेगा यहाँ पे जब हम डायरेक्टरी में जाएंगे। एंड देयर यू कैन यू सी गाइस, सो देयर वी हैव अ student.txt। और क्या कितने बजे पे बनी है, 6:05 पे बनी है। राइट, तो इस तरीके से ये चीज हमारे पास यहाँ पे हुई है। So guys, we have this and now we can write to this, so fp dot write। और write में हमने क्या लिख दिया, let's say मैंने नाम लिख दिया किसी स्टूडेंट का, मैंने नाम लिख दिया let's say इसका श्रेयांश का। ठीक, so now श्रेयांश। ठीक, so इस तरीके से हमने यहाँ नाम लिख दिया। now see this guys,
और अब मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ. सो fp डॉट क्लोज. And now we close the connection with the file and see what is written into the student.txt. So now here, do you see guys, student.txt and student.txt में जब पहुंचे तो वहां पे हमें नाम मिला. ठीक है. अब आप एक और नया नाम ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा. उस केस में फिर से कनेक्शन को ओपन करो. ठीक है. लेकिन कनेक्शन को ओपन करने के बाद W मोड में अगर ओपन करेंगे तो वापस से नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, पुराने कंटेंट गायब हो जाते हैं. तो हमें तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें मोड, तीसरा मोड लेना पड़ेगा जिसको कहते हैं अपेंड मोड. ठीक है. और अपेंड मोड में करने के बाद हम चाहें तो जो भी नया नाम लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा, ओवरराइट नहीं करेगा. So now we write something like Shreyans and then maybe I can say Gaurav, let's say. So now I write Gaurav here and ये मैंने यहाँ पे लिख दिया and then I close the connection with the file, right? So now I close the connection with the file and this here I just close it guys. And अब आप देखोगे यहाँ पे श्रेयांश और गौरव ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं. आप चाहते हैं कि सब नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, या तो यहाँ पे न्यू लाइन लगा दो, न्यू लाइन दे दिया. ऐसा करने से फिर आपको न्यू लाइन में मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखो, यहाँ कंटिन्यू मत करो. सो नाउ यू कैन सी द गौरव हियर. So that was a very quick introduction to file handling guys, right? ये सब कुछ तो नहीं था फाइल हैंडलिंग का, लेकिन मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू देने की जरूर आपको कोशिश की कि हाउ यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड हाउ यू कैन राइट बैक डेटा टू द फाइल. ठीक है. तो ये चीज आज कितना समझ में आया गाइस? मेरा आज का जो डिस्कशन में जो फोकस था वो डिक्शनरी था, बिकॉज दैट इज द मोर मोर इम्पोर्टेंट. अगर वो डिक्शनरी क्लियर हो जाती है तो काफ़ी सारा काम हमारा हो जाता है. फाइल हैंडलिंग वगैरह को तो हम पढ़ भी सकते हैं दूसरी साइट वगैरह से. ठीक है. सो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं. सुखदेव जो है उस केस में वो बाइनरी फाइल्स होती हैं इमेज को, उनको भी रीड किया जा सकता है, राइट? सो ओके. सो गाइज जैसा कि कल एक अनाउंसमेंट मैंने किया था, फिर से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ. कल जो क्लास है उसमें मैं कुछ मशीन लर्निंग, एआई और डेटा एनालिटिक्स और इन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने वाला हूँ. ठीक है, पहली चीज़. तो दूसरा एक अनाउंसमेंट फिर से है कि जो लोग जो है पेमेंट उसका सर्टिफिकेट ऑप्शन को लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं इस प्रोग्राम का, they can go and register for that part, right? ये कल अनाउंसमेंट किया ही गया था आप सभी लोगों को. and this is the link to get registration for that part. काफी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. so I think around 100 guys have already registered for this certificate. 100 odd guys have already done. सो दूसरी चीज़ ये है कि सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डे है वो मंडे इवनिंग है. मंडे इवनिंग के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज उसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम्स में बिजी हो जाएंगे. और ट्यूसडे को जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. ट्यूसडे वेडनेसडे तक सारे सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, आपकी ईमेल पर पहुंच जाएंगे. ठीक है. So that was the kind of announcement, guys. And now there is a time to discuss the assignments for today. And I think Bad Boy is ready to come into picture and let you know what is the assignment for today. Sylvester sir, are you there? Yes sir. So आज इसी में ओपन कर दूं क्या? यहाँ पे कर दीजिए ओपन. ये एक बहुत बढ़िया कोड चैलेंज है.
to understand, pretty much about dictionary, to understand pretty much about, the string handling एंड इस स्ट्रिंग के साथ साथ लिस्ट, ये मतलब 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में अगर आती हैं तो ये आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, राइट। रवि भल्ला स्पैम ना करिए प्लीज़, सो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और एंड देन आफ्टर दिस कोड चैलेंज डिस्कशन टेल मी रवि, तुम्हारा क्या सवाल था, आई टेक दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हुई है एंड नाउ ही विल explain the stuff what to do. So Ravi, I'll come to that screen, don't worry, चिंता मत करो, I'll take that, ठीक है। So now you can explain. I'll be back after 5 minutes. गुड इवनिंग गाइस। वैसे हर सेशन में मुझे बैड बॉय बोला जाता है because I give lot of assignments and code challenge. कोई बात नहीं, अगर मैं बुरा हूं और उससे आपकी अच्छाई हो रही हो, it's good, ना? So tell me guys, how many people were able to do the last assignment number 8? कितने लोगों ने उस solution को निकाल पाए? Meet is saying yes, Shivansh is saying done sir, Mehak is saying I did sir, Kunal Goel is saying I missed sir, I was ill, no problem Kunal, get well soon. Harshvardhan is saying yes sir, Vijay is saying I've done, good. Okay, so was it an interesting one guys? Do you people enjoyed that? I hope so. Yeah, Shreyansh is saying in one line, yeah, that's the beauty of Python code, Shreyansh. That's the beauty of Python. Actually, what I'm looking forward for is a solution in one line for the assignment number 8. And if you people have seen the solution which I shared to you people, I have given different ways to solve the same problem, using a for loop, using a filter, using map, using reduce. And in the last optimized solution of mine, I was able to solve the same question or problem into one line. Good Shreyansh. Okay. No problem. Tomorrow we'll be explaining some of the logics for that. Vijay, you'll better understand that. So now let's focus on today's assignment. That's assignment number 8. And the name of the assignment is supermarket. And the file what you need to create is a supermarket.py file. Let's assume that you are a manager of a supermarket and you have been given the responsibility of making a small Python program to do what? To maintain the bill for each and every customers. So what you need to do is write a small Python program. I'm trying to explain the problem statement, guys. So what you need to write is a small Python program, or you need to write a infinite loop, a while loop, which takes a lot of input from the user. Okay, and when the user enters nothing, a blank, and gives an enter, you people need to break the loop. Okay, this is one part of the statement, problem statement. So what I'm trying to do is I'm trying to explain you people the problem statement in small parts so that you people can use that approach to write a solution for that. Okay, so first part is create a while loop which takes lot of input from the user, and when the user enters nothing and gives an enter, you need to break the loop. This is one part.
Now, when the user is entering a lot of things, let's imagine, go to line number 227 on the screen. He enters banana fries 12. That means he has purchased banana fries 12 packets. Then in the next line number 228, he enters potato chips 30. Then he enters apple juice 10. Then he enters candy 5. Then he enters apple juice 10. Then he enters candy 5, candy 5, candy 5. Then he enters potato chips 30. And in line number 236, he gives a blank enter. And guys, what you need to do is now, using the concept of dictionaries which were taught to you, you need to make a consolidated bill for me. Okay, so if you see on line number 227, banana chips were there and there were 12 numbers. So in line number 238, the output is banana fries 12. Okay, but if you see line number 228, potato chips 30, and you'll see line number 235, there were 2 entries of potato chips 30. That means now in the output I should get what? As line number 239, potato chips 60. Guys, are you with me? Yes, because he purchased potato chips 30 packets earlier and then 30 packets after. You remember, when you stand at the grocery store or a Reliance Mart or any of the stores, you people give the cashier the items here and he starts billing that. A similar software needs to be built by you people. And let's imagine apple juice 10. How many entries are there for apple juice? 2 entries of 10. So just see in line number 240, apple juice will be 10 plus 10, 20. And in the last entry, if you see, there is candy. Candy has come 4 times. That means total candies will be 20. So what you need to write is, as an output is, give me a consolidated bill what the user has purchased from the store. Guys, tell me now, is this clear to you people? When Yogendra comes, I'll run the solution and show you how exactly the solution should be. It's a very easy problem statement. And I think so, if you people have understood the concept of dictionary, you would be in an easy position to solve that. How? What you need to do is, I'll give you a hint for that also. For example, banana fries are there. Banana fries 12 is one string, because when you input in Python, this will come in one variable as a string. What you need to do is, now you need to split banana fries 12 by spaces, and what you will get is banana fries 12 as a list of items. And then what you need to do is, the last item of the list is 12. You need to store the 12 as a number in a variable, and what you need to do is join back banana and fries as one element. And then once you have the item name and the price, what you need to do now? You need to use the concept of dictionaries to store that information. And if you are able to store that information dictionary, next time when that item comes, because banana fries has become the key for your dictionary, and if next time banana fries come, you need to use the earlier value, update with what? Addition with the new value, and replace back into your dictionary. And I think so Yogendra sir explained you today how to generate a dictionary, read a dictionary, and update a dictionary. Using the same concept, you people can solve this problem. Is this clear, guys? Is this problem statement clear to you people? How to, I've also given you a hint. So it should be very easy for you people to now implement as a solution from your side.
Great. So if you have any questions, just let me know on my chat. Guys, there is a small typo mistake. Okay, it's not a net price, it's a quantity. Okay, so there was a spelling mistake, Ashish Chaturvedi. It's not net price, it's a quantity. Okay, is it okay for everybody? Go. Any other question, guys? Nitesh Dhupar is saying, I'm getting error in salary program, how to convert string into integer. Nitesh, can you give your code to Sandeep or Mohit? They are the co-hosts there. They will help solving your problem. Sandeep or Mohit, please help Nitesh Dhupar. Shwetank Ali saying, in which line this error? Please tell us the line number. It's line number 224, Shwetank. It's saying net price. Okay. Basically, it's a quantity. I've written it in a wrong way. It's not net price. It's quantity there. Okay. So understand that banana fries 12 means banana fry is the name of the product and 12 is the quantity of that product. Is it okay, Shwetank? Yeah, you can say it's a net quantity. You can say that. That's a typo mistake there. Okay, Shweta. There's a request, people don't switch on your videos. Okay, it sometimes become very irritating for the other guys because it always starts blinking on your screen. It's a request from my side. Please don't switch on your videos. Let's wait for Yogendra to come. When he's back, we'll run the solution and show you. Gaganpreet Wadhwa is telling, sir, can you please explain again how to fetch items and the quantities separately?
uh, Gaganpreet, you need to take entry as one string only. But then you need to use a logic of splitting the data. You remember the split function? And split that into different parts. And then do what? Then join them. Okay? This is the hint which I've given you. Sir, are you back? Yes, I'm. Can you run the solution for supermarket and show how to take the input? So guys, see how this code has to work. So is it okay? This is supermarket.py. Let's open it up. This is the case. Run it. We'll ask for a couple of inputs. कह रहा एंटर आइटम विद प्राइस, तो हम इसमें पहला आइटम एंटर कर रहे हैं, बनाना प्राइस 12। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी, बनाना प्राइस 12, फिर एंटर मार दिया। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द सेकंड आइटम, तो फिर हमने इसको लिखा पोटैटो चिप्स। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पे हुआ, पोटैटो चिप्स हुआ। फिर थर्ड आइटम एप्पल जूस 10, तो यहाँ पे ये रहा एप्पल जूस 10। और फिर उसके बाद कैंडी, नहीं कैंडी 5 शायद पहले रह गया था अपना, तो कैंडी 5 की एंट्री कर देते हैं। कैंडी 5 की 4 एंट्रीज हैं गाइस, इफ यू सी, तो आई हैव 4 एंट्रीज, 1 एंट्री हियर, second entry here, third entry here, fourth entry here, and then finally we have the potato chips, 30, right? So this is 30. Yeah, potato chips 30. Now I'm done. So and I khali enter mara. So this loop has some issue. So सर ने इसको स्टेप्स में ब्रेक कर रखा है। सिल्वर से सर एक ही प्रोग्राम लिखा करो। So anyway, काम करते हैं। I'll just run the final step here. इसको 4 स्टेप्स में ब्रेक कर दिया है, इसकी वजह से हुआ। So shift enter and then अभी पूछ रहा है enter item with price, तो लेट्स मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस की A10, राइट, और फिर मैंने लिखा B10, ठीक है, फिर मैंने लिखा A10, लिखा C10 12, लिखा A10। Now this should be the output। देखा मैंने, आपने देखा हुआ एक ही एंट्री कितनी बार की है, A10 ये रहा, A10 ये रहा, A10 ये रहा। तो A के करस्पॉन्डिंग 10 plus 10 plus 20, that's why we got 40, then B10 here, and then C12। So this is how it should work, right? So इस तरीके से ये चीज़ ठीक है। So is that clear, guys? Is that concept clear to you? Exactly क्या करना है इस असाइनमेंट में? असाइनमेंट मतलब अच्छा असाइनमेंट, आप अगर आप करोगे तो आपको मजा आएगा, सीख कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। कोई और सवाल है तो बताएं प्लीज। ओके, सो अमन कह रहे हैं कि सर फाइल डॉट टीएक्सटी कहाँ सेव करनी होगी, मेरी फाइल फाउंड नहीं हो रही है। दो केसेस हैं गाइस, जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है फाइल वहां पे सेव होती है, राइट। तो आप कैसे पता करेंगे कि फिलहाल आपकी डायरेक्टरी कौन सी सेट है? जनरली मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपकी डायरेक्टरी यहाँ से सेट होती है, जो भी फोल्डर आप चूज करते हैं वही आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है, राइट। और वैसे अगर आपको पता करना हो तो यहाँ पे इंपोर्ट ओएस करके एक लाइब्रेरी है,
I think that library has one function, os.getCwd. CWD stands for current working directory, and that will tell you कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है. जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसी में जाकर के न्यू फाइल सेव होगी, चाहे वो .py फाइल हो, राइट, एंड चाहे भले आपकी .txt फाइल. अमन, इज दैट क्लियर टू यू? तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि व्हाट इज योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वहीं पे जाके सेव हो रही है. ओके. मालविका धाप कह रही है सर एडवांस पाइथन का सेमिनार कब होगा? मालविका अभी एडवांस पाइथन का जैसे कुछ प्लान होगा आपको बता दिया जाएगा, राइट. और आप इस पे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए या फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइए, राइट. और दूसरा अभी जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है वो एक मशीन लर्निंग का 5 दिन का सेशन है. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो देन यू कैन जॉइन दैट. इट वुड बी इंटरेस्टिंग. आप जाना चाहते हो इस डोमेन में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो दैट वे यू कैन डू दैट. मालविका, इज दैट क्लियर टू यू? ओके. और कोई सवाल किसी का बताएं. नो नो, इट विल वर्क एनीवेयर अमन. इट हैज नथिंग टू डू विद स्पाइडर. ये तो पाइथन का कोड है. कहीं पे भी मतलब पाइजाम में खोल से कोड करोगे तो वहाँ भी ऐसा ही करना पड़ेगा. कोड तो वही रहेगा. कोड इज नॉट गोइंग टू चेंज. हाँ, ये तो कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं. ओएस लाइब्रेरी से सिर्फ पता चल रहा है कि मैं ये पता कर सकता हूँ. जैसे मैथ लाइब्रेरी में हमने फैक्टोरियल या पीओडब्ल्यू या एसपीआरटी फंक्शंस को यूज किया था ना, वैसे ही इसमें ओएस लाइब्रेरी में हमने जिस फंक्शन को यूज किया उसका नाम है गेट सब CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी. और कोई सवाल? गाइस क्या हुआ, सवाल नहीं है तुम लोगों के क्या? सब कुछ ज्यादा समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? आज 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 मैंने भी नोट किया सर, सवाल बहुत कम है सर आज. या तो ज्यादा समझ में आ गया या समझ में नहीं आया सर. विशाल, डिलीट फाइल से नहीं होगा. पहले आप फाइल के पूरे कंटेंट को रीड कर लीजिए. रीड करने के बाद वो डेटा स्ट्रिंग में आ जाएगा. स्ट्रिंग से आपको कुछ रिमूव करना है वो कर दीजिए. फिर जो स्ट्रिंग फाइनल रह जाए उसको वापस से फाइल में राइट कर दीजिए. दैट वे यू विल बी एबल टू डू. ठीक है. वो डायरेक्ट वहां जाके कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे आप. महक, एक बार संदीप से कांटेक्ट कर लीजिए. आई थिंक तुम्हारा कोड तो सही है, शायद वो कुछ उसको पाथ का कुछ इशू चल रहा है, तो एक बार चेक. सो यहाँ पे गगन गगनप्रीत जो है वो बताया जाए. तो बेसिकली गगन देखिए, यहाँ पे जब भी हमें रीड करना था गगन, तो आपने देखा हमने रीड मोड का यूज़ किया. और रीड मोड में हमने 3 मेथड्स को यूज़ किया था: रीड लाइन एंड रीड लाइन्स. अब हमें डेटा लिखना है. वी हैव टू राइट टू द फाइल, राइट. सो उस केस में वी हैव टू टेक दिस मोड कर, राइट. एंड देन फिर वी आर यूजिंग द राइट मेथड. राइट मेथड नीड्स ए राइट मेथड नीड्स ए स्ट्रिंग. तो हमने एक स्ट्रिंग दे दी कि भैया इस स्ट्रिंग को लिख दो. वहां पे लिख दिया उसने और हमने फाइल को क्लोज कर दिया, राइट. ऐसा हमने यहाँ पे किया. अब फॉर एग्जांपल हम गौरव फिर से लिखना चाहते हैं, गौरव लिखना चाहते हैं. पहले वहां से श्रेयांश लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगर मैंने डब्ल्यू मोड लिखा, मोड चेंज नहीं किया मैंने अपेंड में, तो ये क्या करेगा, इस नाम से पहले से अगर कोई फाइल बनी हुई है तो जो भी कंटेंट उसमें उन सबको डिलीट कर देता है. तो इसका मतलब श्रेयांश जो पहले लिखा हुआ है अब वो डिलीट हो जाएगा और वो फिर से एक ब्लैंक फाइल हो जाएगी अगर मैं डब्ल्यू मोड को ही यूज करता हूँ. तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट और txt को हमने ओपन कर लिया है. नाउ इफ यू सी व्हाट इज द स्टूडेंट और txt, सी
डब्ल्यू क्लिक करके ओपन करते हैं इसको, तो तब देखोगे गगन इसमें कुछ भी नहीं, राइट। तो अब मुझे अपेंड मोड में ओपन करना चाहिए उस चीज़ को। मैं पहले एक काम करता हूँ, श्रेयांश लिख देता हूँ डब्ल्यू मोड से, और जब मुझे गौरव लिखना होगा तो मैं यहाँ पे अपेंड मोड का इस्तेमाल, मतलब नई एंट्रीज आपको करनी है और पुरानी भी रखनी है, तो फिर आपको अपेंड मोड यूज करना चाहिए, ठीक है। श्यांश, यस, वैसे तुम ये कह सकते हो कि 3 ही मोड हैं। डिफरेंट मोड्स को और जानकारी के लिए तुम Geek4Geeks या W3 स्कूल से पता कर सकते हो, बट ओबियसली इन्हीं में कई बार R प्लस कर देंगे, कई बार W प्लस कर देंगे, मतलब दोनों अलाउड है। R का मतलब, R प्लस का मतलब दोनों अलाउड है, राइट। तो W प्लस का मतलब दोनों रीड राइट अलाउड है, इस तरीके से, ठीक है। साक्षी कह रही है फाइल से डेटा कैसे डिलीट करेंगे, तो डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। साक्षी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल के कंटेंट को रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद पाइथन प्रोग्राम से उस स्ट्रिंग के जो भी आपको हिस्से को हटाना है उसको हटाइए, और वापस से उस अपडेटेड स्ट्रिंग को फिर से फाइल में अगर लिख देंगी, तो इस तरीके से माना जाएगा कि आपने फाइल से डिलीट कर, देयर इज नो डायरेक्ट कमांड जो डिलीट कर दे स्पेसिफिक हिस्से, ठीक है। विल डू दैट। अमन, एक बार कर, अभी अभी तुम देखो, फिर हम कल मैं इसको लूंगा, राइट। यस आशीष, वी कैन राइट इन द डिफरेंट, अगर जैसे अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम दिया है, कोई पाथ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है, ये सेव होगी जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, इसका मतलब जहाँ मैंने जो भी पाथ सेट कर रखा है वहीं पे होगी। अगर मुझे किसी दूसरे फोल्डर में इसको सेव करना है student.txt को, तो फिर मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये है। शिवानी कट्टा खतावते कह रहे हैं योर टीचिंग इज सबलाइन, योर टीचिंग इज सबलाइन। मैं सबलाइन एडिटर यूज करता हूँ शिवानी। थैंक्स अगेन। शिवानी, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? थैंक यू। विशाल वकील कह रहे हैं थैंक यू सर, रियली एंजॉयड द ऑनलाइन सेशन। थैंक यू विशाल, गुड टू नो। Oh, Shivani is from Karnataka. Okay, what is your college, Shivani? Okay, okay. Couple of students join our programs from your college. पहले भी देखा कि कुछ ट्रीज रहती हैं। Yeah, guys, please do write a review for us. अगर review नहीं लिखा है और लिखना चाहते हैं तो please write a review to us. Thank you, Shivani. Thanks, Aman. क्या क्या एक बार पूरा बना के ट्राई करो, तो कुछ इशू आए तो कर लेंगे, है ना। Is voice clear now, guys? सर कह रहे थे कि कई बार बीच में गायब हो गई वॉइस। Is the voice clear now? Okay. तन्वी खांडल कह रही है कि सर इफ वी राइट रॉन्ग डेटा इन फाइल हाउ वी डिलीट और ओवरराइट दैट डेटा। तो बेसिकली ओवरराइट का यही है कि आप पहले से अगर रॉन्ग डेटा लिख चुके हैं तो वापस से राइट डेटा लिखिए। उससे राइट डेटा लिखने से क्या होगा, रॉन्ग वाला गायब हो जाएगा, यू विल फाइंड द राइट डेटा, दैट इज ओवरराइट, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन।
So once if you have written something wrong, do write the correct data there. So wrong is automatically gone. It is actually overwritten. Tanvi, is that clear? So okay, guys, I think now we can close the yes, Aman, you can use Python for web development. It's a good idea. You can use libraries and frameworks called Flask or Django. They are used for web development. Thanks, Ashish. अमन मैंने तुमको बताया ना जेंगो और फ्लास्क करके दो गगन दो इसमें चीजें हैं देखिए यहाँ पे जैसे हमने राइट करने के बाद क्लोज किया अगर क्लोज नहीं करते हैं तो वहां पे हमें दिखेगा नहीं लिखा हुआ क्लोज से क्या होता है कि जो भी बफर में कीबोर्ड बफर में पड़ा रहता है वो फाइल में लिख जाता है अगर इनकेस आप फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते हैं गगनप्रीत तो फिर एक काम कर सकते हैं हर राइट के बाद आप एक काम करें फ्लश करके एक मेथड होता है फ्लश तो फ्लश क्या करेगा कि कनेक्शन को क्लोज भी नहीं करेगा लेकिन जो भी आप अभी तक लिख चुके हैं उसको फाइल में लिख भी देगा तो फ्लश इज ए मेथड फॉर दैट सी में भी होता है एफ फ्लश करके इज दैट क्लियर गगन ओके थैंक यू so guys I think we can close it now and tomorrow we are meeting for the last day of the session and tomorrow we have again a couple of exciting stuff to share with you we'll take a discussion around machine learning AI deep learning kind of right thank you Abhay sir